GS2 में लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज टू बी रेड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी दो मिसकंसेप्शंस ब्रेक कर देता हूं GS2 को लेके जो जनरली लोगों में होती है। पहली मिसकंसेप्शन होती है कि GS2 इज इक्वल टू पॉलिटी। ये मिसकंसेप्शन इज द फर्स्ट वन। GS2 में जो पॉलिटी का सेक्शन है, सेकंड मिसकंसेप्शन ये होती है कि इसमें लक्ष्मीकांत की रेलेवेंस कितनी है। ये सेकंड मिसकंसेप्शन होती है। पहले इन दोनों बारे में बात करते हैं। देन वी विल लुक एट द syllabus of GS2. Then we will look at this year's paper of GS2 and understand some interesting things that are happening in the mains paper. Then we will look at कि आपको ये देखना कैसे है. Then we will look at कि हम राइट स्मार्ट में इसमें क्या डिफरेंटली करने वाले हैं. ठीक है, अब पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, GS2 में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले देयर इज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, then there is governance, then there is social justice and lastly there is international relations. अब ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. और आईआर में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग आईआर जनरली एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, बट यहाँ पर बहुत मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स आईआर के आपको पढ़ने हैं. सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि बस ये सब्जेक्ट पढ़ के हमारा काम हो जाएगा. It is important to study all four of these things and at a slightly higher analytical level. अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा 2024 मेंस के, तो आपको ये बात समझ आएगी. सेकंड थिंग, GS2 भी बहुत ज्यादा रिपीटेड थीम्स पे रिलाई करता है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा. देयर आर अ लॉट ऑफ रिपीटेड थीम्स इन GS2 एवरी ईयर. ऑफ कोर्स कुछ पार्ट करंट अफेयर्स से होता है, बट रिपीटेड थीम्स का बहुत रोल है GS2 में. ठीक है, वो एक ऐसी चीज है जो हमें समझनी है. नाउ GS2 में सेकंड चीज है लक्ष्मीकांत का कितना रोल है. देखो ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मीकांत पढ़ के आपका काम हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि लक्ष्मीकांत है जीरो रोल. लक्ष्मीकांत का अच्छा खासा रोल है हमारी GS2 की प्रिपरेशन में. क्यों? बिकॉज आप देखोगे कि कभी कभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे इस बार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पे क्वेश्चन है, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं. एंड अल्टीमेटली हमें लक्ष्मीकांत रिवाइज तो करनी है. तो ये मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि जब आप GS2 में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ रहे हो, तो एक बार आई वुड रिकमेंड कि एक बार उठा के लक्ष्मीकांत भी साथ में देख लेना. दैट वुड हेल्प यू एटलीस्ट रिवाइज योर बेसिक्स. इट विल हेल्प यू इन द प्रीलिम्स आल्सो. एंड कभी कभी हमें वो आर्टिकल नंबर्स अच्छे से याद हो जाते हैं जो लक्ष्मीकांत में दिए होते हैं. कोई एक आधी जजमेंट हमें याद हो जाती है, एक दो पर्सपेक्टिव्स हमें मिल जाते हैं. दैट जनरली हेल्प्स इन योर आंसर्स. इट इज नॉट कंप्लीटली इरेलेवेंट, इट इज नॉट सफिशिएंट बाय इटसेल्फ एट ऑल. इसके ऊपर हमें बहुत जाना है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड इट अलोंग साइड. तो जब आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होगे तो हमें लक्ष्मीकांत साथ में पढ़नी है. यहां तक ये बात क्लियर है GS2 के बारे में. अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, GS2 का सिलेबस देखेंगे. टिल हियर इज इट क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट द सिलेबस ऑफ GS2. हम एक एक पॉइंट GS2 का जरा एक बार देखते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. दिस इज द GS2 सिलेबस. एक एक पॉइंट देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज Indian Constitution. Of course, this is a polity topic. Indian Constitution, historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions, and basic structure. Now, all of these words have to be taken into account carefully. Historical underpinnings of the Indian Constitution means that Government of India Act 1935 पे क्वेश्चन आ सकता है, और इनफैक्ट आया हुआ है, राइट? Evolution of how constitution has evolved, how amendments have evolved, etc., etc. Features of the constitution in general, of what sort of polity our constitution establishes. Amendments that are important amendments to the constitution, जैसे 101st constitutional amendment act, 99th constitutional amendment act पे बहुत बार questions आए हैं. Then significant provisions, ये हमें पता ही है, like fundamental rights, directive principles of state policy, the relevance of the preamble, fundamental duties, etc. And of course the basic structure, which is a topic which is very much in the news almost all of the time, because it is in my opinion a pinnacle of judicial innovation. एक ऐसी चीज है जो बहुत कम देशों में बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है. तो बेसिक स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पढ़ना है. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. सेकंड टॉपिक इज functions and responsibilities of the union and the states. So क्या टॉपिक हुआ ये एक्चुअली? It actually becomes the topic of federalism, right? Issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to the local level. तो हमें क्या समझ आया? Responsibility division between
union and states. So this is one, federalism. Second, issues and challenges pertaining to this federal structure. So how does the federal structure work and उसके issues and challenges क्या हैं. Then devolution of powers. तो local government जो हमारी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं उसके रिलेटेड एक्ट्स हैं, जैसे कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट एंड लोकल गवर्नमेंट में पावर्स एंड फाइनेंसेस, इसके बारे में काफी डिस्कशन होने वाली है. सो वी शुड कीप इन माइंड दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थीम. थर्ड थीम, सेपरेशन ऑफ पावर्स, एंड दिस इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट लक्ष्मीकांत पढ़ना इंपॉर्टेंट है. सेपरेशन ऑफ पावर्स में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं. अब सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला टॉपिक जब आता है, ऑफ कोर्स देयर इज एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड फॉर द मेंस, बट इसके साथ इफ आई हैव रेड लक्ष्मीकांत एंड रिवाइज्ड इट रिसेंटली, देयर विल बी अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स दैट आई विल बी एबल टू कोट व्हिच जनरली गिव्स अ बेटर फ्लेवर टू माय आंसर. तो इस टॉपिक के साथ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, देन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दिस इज द सेकंड टॉपिक. तो इन दोनों टॉपिक्स में मैं कहूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो हम जनरली लक्ष्मीकांत में देखते हैं वो यहाँ पर फेयरली इंपॉर्टेंट है. देन कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज. अब इसमें इस टाइप का टॉपिक दिखता है, राइट. अब इसमें टेक्निकली आई कैन रीड एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, है ना, जितनी वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर की जा सकती है. एनीवे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फ्रॉम सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. तो अब कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पर हमें पढ़नी होती हैं, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. आप बताओ यहाँ पर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़नी है और ये कैसे डिफाइन होगा कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पर पढ़नी है आपके हिसाब से. यस, एब्सोल्युटली यू शुड ट्राई एंड रिमेंबर आर्टिकल्स, बट आप बताओ which all constitution should I read here and how do I define that? There are only two ways to define it. One is a previous year question. If a previous year question has been asked, on a particular constitution, I have to read it in detail. जैसे कि American Constitution, British Constitution and French Constitution. Specifically the question was, what can the French Constitution learn from the Indian Constitution regarding debates on secularism? एक और question आया regarding French Constitution in my means the way of election of the French president and the Indian president, because at that year both the elections for the Indian president and the French president had happened. So now this becomes important, and along with this the current affairs context becomes important. Now for you people who are preparing for 2025, the current affairs context is likely to change, and since the current affairs context is likely to change, we will wait for that, but this will not change. So we will focus more on this, right? And that is why Write Smart is a part of this course, ताकि Write Smart में आपको ये सारी चीजें साथ में बताई जा सके. So here which constitutions, previous year questions and current affairs का हम wait करेंगे till next year, but previous year questions को हम अभी डिटेल में देखेंगे. Then Parliament and state legislatures, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of these. अब यहां पर भी मैं कहूंगा कि जो लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, that becomes fairly important for you to at least skim through once. Of course, more analysis and logic and a slightly more in-depth reading is required beyond Lakshmikant also, but वो पढ़ लेंगे तो एक basics हमारा उससे revise हो जाता है. तो Parliament becomes another theme in our GS2 syllabus. Then, अब देखो, structure, organization and functioning of executive and judiciary, ministries and departments of the government, pressure groups, formal informal associations and their role in polity. अब इस टॉपिक को हम जरा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट. अब दिस आल्सो इंक्लूड्स द एरियाज where there is a tussle between the executive and the judiciary. For example, one of these areas becomes the idea of tribunals, which can also be asked under the theme of separation of powers and can also be asked here. And generally the function of the executive and the judiciary, like ministries and departments of the government. अब इसके आगे there is a very important thing written in our syllabus directly, pressure groups. तो pressure groups के बारे में हमें पढ़ना है because directly the keyword is written and इस पे कई बार previous year questions भी आए हैं. Then salient features of the Representation of People's Act, right? Now this year it was the election year. Question also came on elections and the architecture of elections that the Indian polity promises, the first past the post system and the provisions of RPA, the electoral reforms, things like simultaneous elections, things like
द रिकमेंडेशंस ऑफ द दिनेश गोस्वामी कमिटी, ये सारा एक इंपॉर्टेंट थीम बन जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको केसेस भी पता होने चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे कि उनमें क्या रिक्वायर्ड होता है, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग वी नीड टू स्टडी प्रॉपरली। नाउ the next two topics which are I still think part of polity are: one, appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies। अब constitutional bodies भी लक्ष्मीकांत में हम पढ़ते हैं, constitutional bodies का एक पूरा section है लक्ष्मीकांत में। तो again I will recommend when you are reading this section, do go through that part। अब इस साल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्वेश्चन आया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पे, सीएजी पे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है ऑन द आइडिया ऑफ अ प्रोप्राइटरी ऑडिट, एंड इस बार भी वही क्वेश्चन आया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला टॉपिक पढ़ते वक्त भी व्हाट वी विल डू इज वी विल गो बैक टू लक्ष्मीकांत एंड हैव अ बेसिक रीडिंग सो दैट वी हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक आल्सो। देन फिर आता है लास्ट टॉपिक, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। नाउ दिस इज अ हेवीली करंट अफेयर्स लिंक्ड टॉपिक, तो इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू हम ले लेंगे। इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ऑन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इफ देयर इज अ स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी दैट इज इन द न्यूज, ओनली देन दिस टॉपिक गेट्स आस्क्ड, सो वी विल हैव टू वेट फॉर 2025 टू सी व्हाट करंट अफेयर्स डेवलप, बट जनरली हमें एक बेसिक आइडिया चाहिए इस टॉपिक के बारे में। नाउ जितना सिलेबस मैंने अभी तक पढ़ा है, this is the syllabus of polity and constitution broadly, right? इसमें pressure groups को मैं कहूंगा they can be classified as governance also, but broadly this is the syllabus of polity and constitution। अब तीन और सब्जेक्ट्स हैं, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर, हमें उनका भी सिलेबस उतने ही अच्छे से समझना है। तो लेट्स गो टू दैट नाउ, ठीक है, उस बात को समझते हैं। देखो फर्स्ट लेट अस लुक एट दिस टॉपिक। अब ये सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक है जो नेक्स्ट मैं पढ़ने वाला हूं। दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक ऑफ जीएस2 एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बार ये जो दो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन आया तो है, बट कहां आया? आया जीएस1 में। देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। अब कौन कौन से सेक्टर की पॉलिसी में पढ़ूं और किस टाइप के क्वेश्चंस यहां आते हैं, ये मुझे कैसे समझ आएगा? हाउ विल आई अंडरस्टैंड? दिस सीम्स वेग, दिस कैन मीन एनीथिंग, पॉलिसीज इन वेरियस सेक्टर्स कैन मीन एनीथिंग। नाउ हाउ कैन आई फर्दर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ये आपने मुझे बताना है अनन्या। वी विल डू इट व्हेन वी लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप यहां पर देखोगे, द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक are generally in consonance with other topics of GS2, or it is a broad topic where there is a stakeholder conflict। जैसे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है that conflicting policies with regards to the environment is causing conflict between various stakeholders and how to address this। This is one sort of question। The other sort of question is questions related to this topic and related to this topic in consonance, which is welfare schemes for vulnerable sections of the population by center and states। तो जो vulnerable section के लिए schemes हैं उस बारे में कभी कभी policies पे क्वेश्चन आता है, या कभी कभी हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी पे क्वेश्चन आता है। क्यों आता है वो भी हम देखेंगे, बट आता है फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, the role of NGOs, self-help groups, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders। अब the development process and the development industry, इसके आगे दो तीन स्पेसिफिक कीवर्ड लिखे हैं। NGOs, इस पे भी इस बार क्वेश्चन आया। SHGs, इस पे भी बहुत कॉमनली क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। तो NGOs and SHGs become two topics that we have to read in general, and broadly we have to read about the third sector in the Indian economy। The third sector is this: donors, charities, associations, etc। So the third sector becomes important here, right? आगे देखते हैं। आगे है specifically social justice का topic, which is welfare schemes for vulnerable sections of the population by center and states and the performance of these schemes। अब ये word यहाँ पर important है। परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम्स अगर मुझे पढ़ना है, इफ आई नीड टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, तो मेरे पास एट हैंड क्या होना चाहिए टू आंसर दीज क्वेश्चंस वेल?
what is the one thing that I need if I have to write the performance of any scheme? What is the one thing that I should know about that scheme to write its performance better? I need data. So if I don't have enough data points, it will become a problem. Then mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. Now this automatically expands my syllabus to other some constitutional and non-constitutional bodies also. Now tell me how these institutions and bodies for the betterment of vulnerable sections is in sync with what we were reading earlier, constitutional bodies. ये topic constitutional bodies से sync कैसे होगा? Give me an example. हमें डेटा चाहिए होगा, बताओ ये कैसे सिंक होगा? बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस के लिए जो बॉडीज हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, को एक एग्जांपल आपको याद आ रहा है? वेरी गुड. फॉर एग्जांपल द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, राइट? अब ये जो बॉडीज हैं, राइट, these get incorporated twice into our syllabus, है ना? These and also non-constitutional bodies can also get incorporated here. तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ा था, वो दो जगह मेरे जीएस2 के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो मुझे उसे अच्छे से पढ़ना है. देन अब आई वाज टेलिंग यू दैट द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी आर जनरली रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉवर्टी एंड हंगर. वो हम यहां देखते हैं. डेवलप इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ 1, एजुकेशन 2, human resources 3. Now you remember के health, education, human resources, poverty 4 and hunger 5. इस पार्ट ऑफ द सिलेबस का जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है रेड में, इसको आपको किसी और जीएस के पेपर से इंटरलिंक करना हो तो आप कहां से इंटरलिंक करोगे? वेयर विल यू इंटरलिंक दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस टू? जीएस3 से तो करोगे. जीएस3 आप इसलिए बोल रहे हो बिकॉज हमने जीएस3 में डिस्कस किए हैं थिंग्स लाइक आयुष्मान भारत एक्सेट्रा, है ना? बट जीएस1 से भी तो करोगे. जीएस1 में भी तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में लिखा है, जीएस1 में भी तो पॉवर्टी के बारे में लिखा है. सो व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट दिस पार्ट वी हैव टू रिमेंबर, एटलीस्ट हम एक बारी में तीनों साथ में नहीं पढ़ सकते, बट हमें याद रखना है दैट दीज आर थिंग्स दैट आल्सो गेट आस्क्ड इन जीएस3, दैट आल्सो गेट आस्क्ड इन जीएस1. फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर रीडिंग इन जीएस3 दिस ईयर, और इस बार फॉर्चुनेटली क्वेश्चन भी आ गया, we read a lot about the idea of inclusive growth, right? आपको याद होगा हमने inclusive growth डिटेल में पढ़ा है. जब हम inclusive growth पढ़ रहे थे, right? inclusive growth पढ़ते वक्त were we not reading about health expenditure? Were we not reading about education? Were we not reading about human resources? Were we not reading about poverty and hunger? Right? अब क्योंकि हम inclusive growth में भी ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, right? All of these things we were reading as a part of inclusive growth, और वो GS1 में भी सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, राइट? तो हमें ये इंटरलिंकेज याद रखनी है, ठीक है? सो दिस इज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरलिंकेज दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर रीडिंग दीस टॉपिक्स. ये बात समझ आए? अब एक और चीज देखते हैं. लेट अस लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक. ये भी बहुत ज्यादा इंटरलिंक मिलेगा आपको. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस. व्हाट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स? ट्रांसपेरेंसी 1, accountability 2, e-governance 3. e-governance का क्या क्या? applications, models, successes, limitations, potential. citizen charter 4, transparency 5, accountability उन्होंने repeat कर दिया, so I will call this 2A, and institutional and other measures. Now what part of the syllabus do I link this topic to? ये भी मैं पढ़ चुका हूं, स्पेशली जो यहाँ पर बैच 2 में लोग हैं वो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं उनका GS4 हो चुका है, राइट? गुड. आई विल लिंक दिस टू GS4. सो नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई विल आस्क यू टू नोट डाउन. एक चीज है जो मैं कहूंगा कि आप नोट डाउन कर लो कहीं पर भी, एंड यू कीप दिस इन माइंड इन योर एंटायर लर्निंग जर्नी ऑफ GS2, राइट? ये बात आप याद रखना दैट व्हेन, एक और टॉपिक देख लेते हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी. ये भी आप मानोगे कि फेयरली GS4 से लिंक्ड है, राइट? बिकॉज वहां वी डू रीड अबाउट थिंग्स लाइक द आइडिया ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, राइट? हाउ
सिविल सर्विसेज एथिक्स इंपैक्ट अस, राइट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ये सारी बातें हम GS4 में पढ़ रहे हैं। और यहां पर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी है, ये भी आप मानोगे, दिस इज ऑल्सो फेयरली इंटरलिंक्ड। अब मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपको नोट डाउन करनी है। When you are writing answers for this part of the syllabus, इस पार्ट ऑफ द सिलेबस को हमने कहां से लिंक किया था? हमने लिंक किया था विद GS3 and GS1. So always give different perspectives also. You can have an inclusive growth perspectives in questions on social sector. You can have a developmental social perspective in questions of poverty and hunger. तो ये आपको हेल्प करेगा when you are finally consolidating for means. काम आसान हो जाता है बिकॉज GS3 GS1 पढ़ रखा है तो यहां पर हेल्प होती है, ये पढ़ रखा है तो GS3 GS1 में हेल्प होती है। तो ये हमें याद रखना है। सेकेंड थिंग, ये बात बहुत ज्यादा शुभम कुमार सर बोलते थे, ही वाज ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2020 सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये वाला जो पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये कहां से लिंक्ड है? GS4 से। दिस इज गवर्नेंस लिंक टू GS4। सो इन योर GS4 आंसर्स always give a governance perspective. In your governance answers always give an ethical perspective. ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। And I will show you this in the I'll just show you this when we are discussing the paper of this time. जो मैंने राइट स्मार्ट इस बार के मेंस देने वालों के लिए लिया था, मैंने मिशन कर्मयोगी आधा घंटा डिस्कस किया बिकॉज इट वॉज मेंशन्ड इन दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। क्वेश्चन इस यहां पर नहीं आया मिशन कर्मयोगी पे, कहां आया? GS4 में मिशन कर्मयोगी पे क्वेश्चन आ गया, राइट। तो हम वो क्वेश्चन भी डिटेल में देखेंगे व्हेन वी आर डूइंग राइट स्मार्ट की भी मैं बात करूंगा। तो यहां पर ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है और यहां पर ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है? आगे चलो, मैं यहां से फिर IR की बात करता हूं। IR में भी मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं। अब आता है लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस विच इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के 4 टॉपिक्स हैं, तो इन 4 टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट तरीके से देखना जरूरी है ना। देखो, फर्स्ट पार्ट है India and its neighborhood. So this is effectively the first mandala or the first circle in which India is surrounded. This is India. पहला पार्ट है इंडिया का नेबरहुड, राइट। तो इंडिया का जो नेबरहुड है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो ऑल कंट्रीज ऑफ द नेबरहुड, all the associations that we have made in our neighborhood and our policy in the neighborhood, these 3 things become important. So individual relations with one country, our policy approach to the neighborhood, जैसे कि हमारा policy approach to neighborhood क्या है? Neighborhood first, security and growth for all in the region, net security provider in the Indian Ocean region, right? Integratedness in South Asia, SAARC, BIMSTEC, जो हमारा policy perspective है, एक हमारा broad idea है of having track 1, track 2, track 3, track 4 diplomacy with our neighbors, keeping South Asia connected, having a stable neighborhood, having a prosperous neighborhood, having magnanimity, the idea of the Gujarat doctrine. All of this is the policy perspective. And the second thing becomes our relations with the neighborhood, right? So relations with the neighborhood भी हर कंट्री के साथ, our relationship with China, our relationship with Pakistan. अब आप एक बात नोटिस करोगे, इस पार्ट ऑफ सिलेबस को आप कहां से इंटरलिंक करोगे? ये बताओ। वेरी गुड, एक्ट ईस्ट इज स्लाइटली एक्सटेंडेड नेबरहुड बट करेक्ट। बताओ इस पार्ट ऑफ सिलेबस को कहां से लिंक करोगे? वेरी गुड शिवांश, यू विल लिंक दिस टू इंटरनल सिक्योरिटी। और इंटरनल सिक्योरिटी में भी कहां से लिंक करोगे? इंटरनल सिक्योरिटी में भी कहां से लिंक करोगे इसको? टेल मी द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मैंने ही पढ़ाया है, गलती मत करना प्लीज, है ना। इसी पे क्वेश्चन आया इस बार। वेरी गुड हर्षित, वी विल लिंक इट विद बॉर्डर मैनेजमेंट। We will link it with border management. Now when we are linking it with border management, अब आप याद करो, आपको याद होगा बॉर्डर मैनेजमेंट पे जब मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहा था, आई टुक 2 क्लासेस। मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था बॉर्डर मैनेजमेंट। हमने चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर बॉर्डर को, नेपाल बॉर्डर, नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स, मॉलडीव्स, हमने एक एक चीज डिस्कस करी है, राइट। मॉलडीव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ओशन रीजन, मॉलडीव्स विल बी वाज डिस्कस्ड इन राइट स्मार्ट इन डिटेल, राइट। तो ये सारी जो हमने बॉर्डर मैनेजमेंट में चीजें पढ़ी हैं, अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी, about our border relations with China, our border relations with Pakistan, our border with Bangladesh, our issues with Nepal, the map dispute that we read about, the scrapping of the free movement regime,
वो हमने बहुत डिटेल में देखा था, उसमें आईआर का कॉन्टेक्स्ट था। मैंने आपको बार बार कहा था कि GS2 का आईआर में काफी चीजें मैं आपकी यहाँ पर सॉर्ट कर रहा हूं, तो वो चीजें यहाँ पर सॉर्टेड हैं, वी हैव दैट कॉन्टेक्स्ट। ओके, देन सेकेंड थिंग, बायलैटरल, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interests, right? तो पहले तो इसमें सारी ही groupings आ गई, even global groupings have been included here. So global groupings include UN, the World Trade Organization, the International Monetary Fund, the World Bank. Regional and bilateral could include things like Quad, I2U2, again SARC, BIMSTEC, IORA, whatever associations we have formed, Shanghai Cooperation Organization. Abhi RATS की meeting में the Honorable External Affairs Minister said that they will not have a dialogue with Pakistan. So all of these groupings then become important. So first, neighborhood policy perspective. Second, groupings generally a policy towards these groupings, and specifically if any grouping is in the news. Third, policies and politics of developed and developing countries on India's interests and Indian diaspora. Diaspora को अभी के लिए छोड़ दो, let us leave diaspora for now. Policies and politics of the developing countries. For example, from pivot to Asia, it became pivot to Indo-Pacific. The idea of the construct of Indo-Pacific, how does it impact our foreign policy? The idea of global South, the developing world coming together, India becoming the voice of the global South. How does it impact India's foreign policy? This is the third topic. Fourth, or I would call it 3A, is Indian diaspora. अब जब हम डायस्पोरा पढ़ते हैं, डायस्पोरा इज एक्चुअली रेड इन 3 ट्रांचेस, द फर्स्ट डायस्पोरा, second and third, right? So the first diaspora is the one that had gone to the African countries, that had gone to the British colonies, that had also gone to the Caribbean, that the British had taken as indentured laborers. वो है one sort of diaspora. Then there is a second level of diaspora that we read that has gone either to the Middle East or to Southeast Asia. Now, the migration that has mostly happened to the Middle East and Southeast Asia is of low skilled workers, right? तो आप देखोगे कि low skilled workers की बहुत ज्यादा migration है, ऐसा नहीं है कि high skilled की नहीं है, but low skilled की बहुत ज्यादा है, और Southeast Asia में भी first set of diaspora में भी काफी लोग हैं. The third set of diaspora is the people who have migrated to the US and UK and Europe and have gained prominence. So people like Kamala Harris, who is an Indian diaspora, Indian origin person, who is now going to fight the presidential election with Donald Trump in the next 20 days. है ना? तो ये 3 sets of diaspora हमें पढ़ने हैं. Then last, important international institutions, agencies, fora, their structure and mandate. So again, global groupings and international institutions we will read together, right? Right, people like Vivek Ramaswamy, people like Rishi Sunak, all of them become important because they have gained a lot of prominence in these countries, right? अब ये तो हुआ हमारा सिलेबस. पहले तो मुझे ये बताओ और मुझे सच बताना, ठीक है? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. सिलेबस डिस्कशन खत्म हो गई, आई होप समझ आया होगा थोड़ा बहुत. अगर मैं ये आपके साथ अभी नहीं करता तो क्या आप ये खुद करते बिफोर यू स्टार्टेड GS2 स्टार्ट किए हुए आपको थोड़ा टाइम हो गया है. वुड यू हैव डन दिस योरसेल्फ और हैव यू डन दिस योरसेल्फ बिफोर योर टॉपिक स्टार्टेड? पहले ये बताओ, यस और नो, सच बोलना. शाबाश. क्यों नहीं करते भाई? तो आगे से प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो, है ना? When you start a topic, this is the first thing you do. कितना टाइम लगा हमें? Hardly it has taken 20-25 minutes. बट अभी से ही आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लग रही GS2 की कि यार अच्छा ये है, राइट? तो प्लीज खुद से भी, आई एम हियर फॉर यू. मैं जितनी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, जो जो चीजें आप करोगे, जब तक आप यहाँ पे हो, आई विल इंश्योर कि सारी चीजें मैं आपके साथ करूंगा. हमने GS3 में भी आपने देखा था, GS3 में भी जब हमने स्टार्ट किया था, बिफोर वी स्टार्टेड एनी टॉपिक, राइट, वी यूज्ड टू डिस्कस इन डिटेल के सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कहां से आते हैं, राइट? सेम थिंग यहां पर भी हम कर रहे हैं, है ना? तो आई विल डू इट, बट यू हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट ऑल्सो, राइट? तो प्लीज खुद से भी ये काम करना. ये तो अभी मैंने आपको समझाया है,
जब आप खुद से एक बार दोबारा सिलेबस पढ़ोगे, यू विल ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट रीड द सिलेबस वंस बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, ठीक है। अब देखते हैं इस साल के मेंस का क्वेश्चन पेपर। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस ईयर्स मेंस। हमने सिलेबस अभी देखा है, इस साल के मेंस का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट रीसेंट 2024 सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, इस साल जो मेंस आया, ठीक है। नाउ अब देखो, examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to one nation one election principle। कौन से पार्ट ऑफ द सिलेबस से आया ये क्वेश्चन? कौन से पार्ट ऑफ द सिलेबस से आया क्वेश्चन बताओ? इट इज ऑब्वियसली फ्रॉम द पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड इलेक्शंस, है ना, हमने देखा था, राइट। और ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने राइट स्मार्ट में डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2017-18 में वो पूछ चुके हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एज इट इज पूछ चुके हैं, दोबारा पूछ लिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत्स एंड आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। ये देखो, अब आप रिलेट कर पा रहे हो सिलेबस से। There was a part of the syllabus specifically dealing with executive and judiciary का structure and functioning. So it will include in its ambit the idea of लोक अदालत and arbitration tribunals, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, the growth of the cabinet system has practically resulted in marginalization of parliamentary supremacy। एलुसिडेट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सोच के बताना, जल्दी से मत बोलना, व्हाट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम? सोच के बताना, थिंक अबाउट इट। नहीं, पार्लियामेंट से नहीं है ना शिवांश, तभी कहा था सोच। पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ के आंसर लिख लूंगा मैं। वेरी गुड वीरेन, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन एमिनेटिंग फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पावर्स। द कैबिनेट इज व्हाट? What is the cabinet? The cabinet is the executive. So the executive and the legislature, the हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? This is the legislature and this is the executive. Executive, at least the temporary executive, which are the politicians, are derived from the legislature. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? The cabinet system being derived from the legislature itself has taken away the parliamentary supremacy that was given to the legislature earlier. All of that legislative power has now been concentrated in the hands of the executive because of the growth of the cabinet system. It is ultimately, this question is saying that it is ultimately the cabinet that has taken over the functions of the parliament. Now this also relates to discussions of the parliament. ये parliament के part से भी है, because what two very important things will be talked about in this question. One, anti-defection law, the cabinet using whips to ensure that parliament votes as per party lines. The second is the lack of debate in the parliament houses, which will also form a part of this question, right? Because parliament में जो debates का level है, जो parliament में disruptions देखी जाती हैं, लोगों की attendance कम हो रही है MPs की, that also becomes a question here. Now this has been asked before. Anti-defection law has been asked before. Role of individual MP declining has been asked before. Just because word same nahi hai doesn't mean the question has not been repeated. It is actually, what is it saying? If the role of the individual MP is dying to the role of the minister, the role of the parliament dies relative to the cabinet. ये भी previous year question है। अब next, fourth question, the duty of comptroller and auditor general is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety. Comment. So the CAG has a dual role, legal expenditure and the propriety, how appropriate was it to do that expenditure. Now यहां पर मुझे CAG का पहले तो आर्टिकल याद होना चाहिए जो मुझे लक्ष्मीकांत से याद होगा, फिर मुझे यहां पे प्रोप्राइटरी ऑडिट याद होना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट? नाउ विच पार्ट ऑफ द सिलेबस इज दिस? फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन, अब देखो, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट द लोकल लेवल। डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन की गुड गवर्नेंस के 8 पॉइंट याद हैं, आपके 5 नंबर सॉर्टेड हैं यहां पर, और मैं आपको राइट स्मार्ट में पक्का याद करा दूंगा। इतनी बार यूज करेंगे हम वो कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है? एंड ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज। नाउ दिस आई वुड से इज अ न्यू क्वेश्चन दैट वाज नॉट आस्क्ड बिफोर, एंड इट इज अ न्यू आइडिया ऑल्सो। ऐसे क्वेश्चंस वहां लिखना होता है टफ, तो इसके लिए हमें थोड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट? बट एक आधा क्वेश्चन टफ है भी तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, डायरेक्ट सिलेबस टॉपिक है ये, डायरेक्ट। हमने याद है सिलेबस देखा था, चैरिटेबल ट्रस्ट लिखा था सिलेबस में। हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इश्यूज। अब एक काम याद करो, भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट में व्हाट वाज द रोल दैट वाज एनविजन्ड फॉर द नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? हमने थर्ड सेक्टर का रोल पढ़ा है भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट में या नहीं? बताओ क्या कह रहे हैं ये? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विल बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक। अब वहां पर जहां पर गवर्नमेंट पेनिट्रेशन नहीं है, वहां पर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कैन कम इन एंड सप्लांट द गवर्नमेंट वर्क एंड हेल्प इन इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे GS3 का इंक्लूसिव ग्रोथ भी आना चाहिए, राइट? बट फॉर्चुनेटली, होपफुली आपको आता है ना? तो आप ये लिख लोगे। आगे देखते हैं। पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break this cycle? ये कौन सा पार्ट ऑफ सिलेबस है? अब तो पता ही है, पॉवर्टी मैलन्यूट्रिशन हमने डायरेक्टली पूछा है। पॉवर्टी मैलन्यूट्रिशन तो सिलेबस में था। आपको मैं 2021 का एक मेंस का पीवाईक्यू रीड करके फ्रॉम मेमोरी में आपको बता रहा हूं, थोड़ी वर्डिंग इधर उधर होगी। क्वेश्चन क्या आया था 2021 में GS2 में, और ये मैंने राइट स्मार्ट में डिस्कस किया है। जिसने ये क्वेश्चन लिख लिया राइट स्मार्ट में वो ये लिख लेगा। क्या क्वेश्चन था? हाउ कैन द रोल ऑफ SHGs बी एनहांस्ड टू ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन एंड हंगर? एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये, एग्जैक्ट 2021 में, कि SHGs कैसे इस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी मैलन्यूट्रिशन को ब्रेक कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। अब अगर आपने ये लिखा हुआ है तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में SHGs के बारे में लिखना है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लिखा हुआ तो यू विल जस्ट आंसर पॉवर्टी एंड मैलन्यूट्रिशन, यू विल नॉट राइट अबाउट SHGs, एंड SHGs यूपीएससी ने खुद बताया है, राइट? ये यूपीएससी का ही लाइन है ये। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ कंक्लूजन टू दिस क्वेश्चन। 2021 का अगर मुझे क्वेश्चन बताओ तो मैं कंक्लूजन लिख लूंगा। समझ आई बात? आगे देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस makes it necessary that public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Why was this question asked? करते हैं मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ना एक बार पहले सारे क्वेश्चंस देख लें। आप ही करोगे मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं नहीं करूंगा। Why was this question asked? जी, मैं नाम नहीं लूंगा, जो चैट में आप नाम ले रहे हो वही है, वही रीजन है, ठीक है? Definitely something that has dented the image of the civil service. Hopefully things like this will not happen again, है ना? आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे थे। आईआर का मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, आईआर का फिक्स्ड है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 20 विल बी आईआर, ठीक है? क्वेश्चन 9, द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally
to counter China's political and economic dominance. Explain the statement with examples. अब मेरे GS3 के सुपरस्टार्स, टेल मी, हमने ये GS3 में कहां पढ़ा है? वी हैव रेड पॉलिटिकल, छोड़ दो, ऑब्वियसली वी हैव नॉट रेड पॉलिटिकल डोमिनेंस. इकोनॉमिक डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं. वेरी गुड. वी हैव रेड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना प्लस वन. Right? So now the West looking at India as an alternative to China, उसमें China plus वन का context आएगा. तो GS3 is not limited to GS3 के questions only. अभी तो हम आए भी नहीं है GS3 के questions जो डायरेक्ट पूछे हैं इस पेपर में. इस अभी तक हम 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं जो हमें आते हैं. आगे देखते हैं. Critically analyze India's evolving diplomatic 1, economic 2, strategic 3, relations with Central Asian republics, highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. Direct question of bilateral relationship. And Central Asian republics are studied as a group. Why was this question asked? ये कोई बता देगा अगर, तो मैं बहुत इंप्रेस हो जाऊंगा, और नहीं बताएगा तो मैं नहीं बताऊंगा. ये आपका होमवर्क है, थोड़ा पढ़ना है इस बारे में. आगे देखते हैं. आगे देखते हैं. No, not because of SCO. Not because of the war context. SCO is not the reason. There is a larger reason. थोड़ा पढ़ना. SCO can be one reason. I don't claim to be an expert and predict कैसा इसीलिए पूछा है. थोड़ा और भी reason है of how resources are distributed in the world. थोड़ा hint दे रहा हूं, थोड़ा पढ़ना है इस बारे में. Question 11 देखते हैं. अब ये मेरे हिसाब से this was a tough question. Although ये करंट अफेयर्स में, मतलब मुझे, मैं आई डोंट टीच GS2 सो आई डोंट नो कि GS2 के कितने करंट अफेयर्स में कवर्ड था या नहीं, बट आई वुड से इन माय पर्सपेक्टिव दिस एक्ट बीइंग आस्क्ड इज स्लाइटली टफ. व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स? एजुकेशन हमने देखा था, सिलेबस में था. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसेंटली पास्ड एंड एनफोर्स्ड Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024, whether University State Education Board examinations too are covered under the act. Why was this asked? Why was this asked? ये बताओ, अब छोड़ दो उसको, ये बताओ. Very good. It was asked because of the NTA, because of the repeated paper leaks that have happened. No, this was taught here also. हमने भी जो पढ़ा है उसमें ये था. दैट्स नॉट द पॉइंट. मेरे हिसाब से इस लेवल की एक्ट मेंस में पूछना इज स्लाइटली टफ. जनरली था करंट अफेयर्स में, बाद में तो दिख ही जाता है. मैं अगर पढ़ता तो शायद मैं उतना डिटेल में ना पढ़ के जाता. बट यस, इट वाज प्रीटी मच इन द न्यूज़. यू आर राइट, बिकॉज ऑफ एनटीए दिस वाज आस्क्ड. नाउ क्वेश्चन 12, डायरेक्ट रेपिटेशन. Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the Constitution. Explain. In this reference, discuss the law relating to, यहां तक ये repeated है. जो नया पार्ट है वो है DNA testing of the child in the womb to establish its paternity. This is something new, right? DNA testing of child to establish paternity. अगर कोई एंथ्रोपोलॉजी वाला है उसको इसका आंसर अभी आना चाहिए, राइट नाउ. नहीं आता है तो हम पढ़ लेंगे. थोड़ा सा नया क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको. आगे देखते हैं. अब हमने देखा था फेडरलिज्म वाज अ की थीम. फेडरलिज्म देखो. व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, सजेस्ट मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू बिल्ड द ट्रस्ट between the center and states for strengthening federalism. So directly from federalism, the only slightly tough thing in this question is recently introduced changes. इसमें आपका कोई भी व्यू हो सकता है, and UPSC क्या व्यू ले वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. This question I would again say is a bit difficult. Question 14. अब हमने जुडिशरी भी देखा था. Reasons for growth of PIL in India. Direct PIL पे question है. As a result, has the Indian Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary? Ab, what did they do here? What thing has been done in this question? No, GST is not recent. What did they do here by asking the second part of the question? Ye batao. World's most powerful.
What is this? Comparison. Very good, Ritvik. Comparison of constitutional scheme of India and other countries was integrated into the topic of public interest litigation. आगे देखते हैं. Exact word by word repetition question 15. बस थोड़ा सा change. If you would have written previous year questions, मेरे साथ लिखे हैं तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था ये. Discuss India as a secular state, compare with secular principles of US Constitution. 2018 they have asked Indian secularism versus French secularism. 2020 they have asked the same thing in GS1. 2022 they have asked the same thing in GS1. और somewhere or the other 3 बार ये क्वेश्चन इंडिया और फ्रांस पे पूछ चुका है. American secularism is slightly different from French secularism, but this is a repeated theme. अगर आप ये पढ़ के गए हो तो आप ये लिख सकते हो. ठीक है. एंड हमने भी पता था कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आना था, तो ये क्वेश्चन भी आया है. अब आगे देखते हैं. अब बैच 2 वाले इस क्वेश्चन को ऑलरेडी लिखने के केपेबल होने चाहिए. Citizens Charter has been a landmark initiative in ensuring citizen-centric administration, but it is yet to reach its full potential. Identify the factors hindering the realization of its promise and suggest measures to overcome them. Exact question on Citizen Charter syllabus में है, GS4 में भी है, GS2 में भी है. Exact question was asked. ठीक है. अब in a crucial domain like the public healthcare system, the Indian state should play a vital role to contain the adverse impact of marketization of the system. Suggest some measures through which state can enhance of the reach of public healthcare at grassroots level. क्यों आया ये क्वेश्चन? मैंने आपको GS3 में ये चीज पढ़ाई है. ये क्वेश्चन क्यों आया है बता दोगे तो मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा. No, not PPP in healthcare. इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर नहीं देखा लगता है अच्छे से. पूछा ही नहीं है इंडेक मॉडल. यहां एम्स रीजन है ही नहीं, यूएचआई भी रीजन नहीं है, मार्केट एएमआर भी रीजन नहीं है. मार्केटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर. अरे यार थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया तुमने. आयुष्मान भारत 5 years आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, when I was teaching you GS3. अब अभी भी वीडियो में जाके देखना. I told you it is very likely that a question on health policy on Ayushman Bharat will be asked. Right? हमने नॉन इकोनॉमिक इंपैक्ट, सॉरी नॉन हेल्थ केयर इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ पीएमजे देखा था कि अगर क्वेश्चन आयुष्मान भारत पे आ गया, यूज दीज 2 points. What were those 2 points? What does Ayushman Bharat do that is beyond its health impact? Sorry about this. What does Ayushman Bharat do? बताओ क्या पॉइंट्स थे, भूल गए होगे. Very good, Aleem. Reduction in non-performing assets. Agri loans performing better. है ना. आगे देखते हैं. Next question. E-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery. It is much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context, evaluate the role of interactive service model of e-governance. अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा नया है, because interactive service model is new, but e-governance was directly in the syllabus. Next question. GS3 वालों, ये क्वेश्चन आज का होमवर्क है. ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए. ठीक है. दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो. Terrorism has become a significant threat to global peace and security. Evaluate the effectiveness of UNSC's Counter-Terrorism Committee and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level. Have you read this? GS2 के हिसाब से ना ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बिकॉज इस टाइप की चीजें GS2 में आज से पहले नहीं पूछी जाती थी. वेरी गुड. दिल्ली डिक्लेरेशन याद है आप लोगों को, राइट? यू रिमेंबर द काउंटर टेररिज्म कमिटी, यू रिमेंबर द दिल्ली डिक्लेरेशन, राइट? अगर आपको याद है
अगर आपको याद है, दैट मीन्स इट्स समथिंग दैट इज रेलिवेंट टू यू। ठीक है, discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy. Discuss how this relationship affects India's maritime security and regional stability amidst international competition. ये भी एक चीज है जो हम पढ़ चुके हैं। You don't have to have a different approach for answering as per GS2. Internal security and international relations are inherently linked together. Right? If our relations with Pakistan suddenly become that of an ally, the internal security threat of Pakistan evaporates, no? So you don't need to do a very different job. मैं आपको वैसे बता रहा हूं, ये ना बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको बेसिक भी आता है ना, क्वेश्चन 19, तो आप आधे मेंस देने वालों से अहेड हो, बिकॉज उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इतना डिटेल में कोई टेररिज्म पढ़ के नहीं जाता। क्योंकि सब फिर ऐसे ब्लेम नहीं करते ना कि GS3 का बहुत ज्यादा बल्कि मटेरियल है, राइट? इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रखा है? इसलिए इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है कि हर बेस कवर्ड हो। इन दिस क्वेश्चन, इफ यू नो अबाउट दिल्ली डिक्लेरेशन, इफ यू नो अबाउट काउंटर टेररिज्म कमिटी, राइट, यू गेट +4 +5, बिकॉज और लोगों को आता ही नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड इफ यू गेट +4 +5 इन मेंस में +5 का मतलब समझो। ठीक है, मेंस में +5 का मतलब है कि इफ यू आर गोइंग टू बी इन द लिस्ट, मैं बहुत बार बता चुका हूं, रैंक इज 297 और मार्क्स फॉर 970। 975 पे 210 212 रैंक होती, 5 मार्क्स एंड 5 नंबर कम पे 400 बियॉन्ड रैंक होती। सो 5 मार्क्स कुड मीन 100 रैंक्स इन द मेंस, एंड दिस जस्ट वन एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हैव रेड could have made the difference. तो मेंस में एक्स्ट्रा एफर्ट रिवॉर्ड होता है। ठीक है, डन, पेपर खत्म हुआ। अब जरा एक बार खुद ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। IR कितने क्वेश्चन है? 19 और 20 है और 9 एंड 10 है। तो IR लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, लाइक इकोनॉमी, लाइक एग्रीकल्चर इज 50 मार्क्स। अब प्रॉब्लम है कि गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में थोड़ी सी लाइंस ब्लर्ड हैं, राइट? तो हम पॉलिटी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। पॉलिटी में कौन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 मैं कहूंगा इज समवेयर बिटवीन गवर्नेंस एंड पॉलिटी। उसके आगे के क्वेश्चंस तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं दैट इट इज नॉट पॉलिटी। ठीक है, तो एंड देन क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, राइट? दीज आर डायरेक्टली पॉलिटी। तो अब अगर मुझे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, आई कैन से बिकॉज गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस इज स्लाइटली देयर आर ब्लर्ड लाइंस, तो हम उसको इंटरनली क्लासिफाई नहीं करते। वी कैन से वेरी सिंपली पॉलिटी इन GS2 इज क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 and 5, question 11, 12, 13, 14 and 15. Now this is 50 marks, this is 75 marks, so it becomes a grand total of 125 marks. So 125 marks is coming from polity. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, GS3 में बहुत फिक्स्ड है मार्क्स, यहां पर उतने फिक्स नहीं है। IR generally will not change. IR has not changed for 5 years. It is 9 and 10 and 19 and 20. So it is a total of 50 marks. Now I will say governance and social justice together. So governance and social justice together is occupying questions automatically. From here we can see questions 6, 7 and 8 and questions 16, 17 and 18. This is a total of 30 marks, 3 into 10, and this is a total of 45 marks. So this becomes a grand total of 75 marks. तो ये है हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जनरली। ये 125 75 भी हो सकता है, ये 100 100 भी हो सकता है, right? This 25 marks keeps shifting depending on year. This 50 marks is constant. So polity I will write as 100 plus minus, or rather 100 bracket plus 25. I will write here 75 plus 25. This 25 can be distributed either ways. ये 25 मार्क ऊपर नीचे हो सकते हैं। IR I will write as 50. This is the marks distribution.
राइट। अब थोड़ा समझ आया GS2, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है GS2 में, और GS3 और जिन लोगों ने GS4 पढ़ लिया है उसकी वजह से हेल्प लग रही है। ठीक है, अब एक दो चीजें दिखाता हूं। क्यों मैं चीख चीख के बोलता रहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्यों बोलता हूं मैं? देखो, ये क्वेश्चन था अभी अभी देखा हमने क्वेश्चन GS2 में 2024 का क्वेश्चन है ना? ये 2017 का राइट स्मार्ट का क्वेश्चन है। Simultaneous elections to Lok Sabha and state assemblies will limit amount of time and money spent in electioneering, but also will reduce government's accountability to the people. अब अगर आप ये क्वेश्चन मेरे साथ लाइव लिख के गए हो और फिर आप मीन्स दे रहे हो तो इट गिव्स यू एन एडवांटेज। आगे देखते हैं। Duty of CAG is not merely to ensure legality but also propriety. CAG has a very vital role to play. ये इस साल के राइट स्मार्ट के कराए हुए क्वेश्चंस दिखा रहा हूं आपको, जो इस साल कराए हैं मैंने फॉर दिस पीपल हु आर गिविंग द मीन्स दिस ईयर। एग्जैक्ट रेपिटेशन है। ये क्वेश्चन अगर लिखा हुआ तो ये वाला लिख दोगे। फेयर इनफ। आगे देखते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट द लोकल लेवल। ठीक है, एट द लोकल लेवल। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अ न्यू क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया था। मर्जिंग वाला क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, बट यहां पे लोकल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस, फंक्शनरीज, फंड्स टू कंटेम्पररी स्टेज ऑफ फंक्शनैलिटी। नाउ इफ दे हैव फंक्शनैलिटी दे विल बी एबल टू प्रोवाइड गुड गवर्नेंस। So again, previous year questions help a lot. आगे देखते हैं। Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. Can the vicious cycle of gender inequality, poverty, and malnutrition be broken through microfinancing of women self-help groups? Explain with examples 2021. इस क्वेश्चन के कंक्लूजन में डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन एसएचजीज इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, बिकॉज यूपीएससी ने खुद ही बोल रखा है ये। आई कैन नॉट बी रॉन्ग इन दिस, है ना? आगे देखते हैं। Doctrine of democratic governance makes it necessary that the public perception of integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development in India. ये क्वेश्चन लिखा था हमने, right? So what do we need? We need a bureaucracy that has positive perception, integrity, commitment. Of course there is a current affairs context to this question, but if you have written this you'll be able to write this also, right? आगे देखते हैं। The West is fostering India as an alternative, वो China +1 वाला क्वेश्चन हमने अभी देखा है। China is using its economic relations and positive trade surplus tools to develop potential military power status in Asia. ये क्या क्वेश्चन है कि चाइना अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक स्टेटस को यूज करके पावर स्टेटस डेवलप कर रहा है एशिया का। इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द इंपैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। चाइना के पास सप्लाई चेन डिपेंडेंस है, उससे वो एक मिलिट्री स्टेटस एस्टैब्लिश कर रहा है। दिस वाज द क्वेश्चन हियर। यहां क्या पूछा? इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू दैट सप्लाई चेन डिपेंडेंस। ये अगर लिखा हुआ है दिस बिकम्स मच इजियर टू राइट, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ है लिखने के लिए। आगे देखते हैं। राइट टू प्राइवेसी वाला क्वेश्चन आर्टिकल 21, डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वूम वाज न्यू। आई एग्री, ये क्वेश्चन नया है, ये नहीं लिखा जा सकता, बट लुक एट दिस। 2023 में ही पूछा था, expanding horizons of right to life and personal liberty, the constitution of India being a living instrument. exact question just with a different context, right? जो first part of the question है and यहाँ expanding horizons of article 21, they are the same. second part is new, I agree. ठीक है, आगे देखते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस के मेजर्स 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में accommodative spirit of federalism. So GST is not new. Compensation scheme of GST is new. Okay. 69th Constitutional Amendment Act, GNCTD Act is new. This can be a context for that union government center state relations वाला question. आगे देखते हैं। India as a secular state compare with secular principles of US. Indian concept of secularism different from Western model of secularism. Same question है, तब जैसे आपको बताया था 2018 में GS1 में पूछा था, उसके बाद ये GS2 में भी पूछ चुके हैं फ्रांस के रिलेशन में, और यहां पर इन्होंने पूछ रखा है दिस ईयर 2024 में इन दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सिटीजन चार्टर वाला क्वेश्चन इस साल का क्वेश्चन है कि इसमें क्या पूछा गया है
कि इट इज येट टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल, इसमें हिंडरिंग द रियलाइजेशन, तो बेसिकली क्यों फुल पोटेंशियल रीच नहीं कर पा रहा एंड क्या मेजर्स हम कर सकते हैं, यही पूछा है। लुक एट दिस क्वेश्चन, आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये फर्स्ट लाइन है 2018 के क्वेश्चन की। दिस लाइन एज इट इज कैन बिकम द इंट्रोडक्शन टू दिस क्वेश्चन, बट इट हैज इट्स ओन limitations, exact same thing, identify these limitations, same thing, and suggest measures। ये suggest measures अगर आप यहां से पढ़ के चले गए होते तो as it is आप you can just copy and paste it in this mains question। तो previous year questions अच्छे से करने हैं GS2 में भी, जितना भी आपको लगे current affairs context है, they are questions that do get repeated the same, ये word by word repetition है। if you have written this, this saves your time, this gets you more marks, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वाला भी क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड, ये देखो 2021 में, डिस्पाइट बीइंग अ मॉरल इंपेरेटिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्रीकंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर क्या पूछा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की मार्केटाइजेशन रोक के उसकी ग्रोथ कैसे कराई जाए। ऑफ कोर्स यू नीड द आयुष्मान भारत कॉन्टेक्स्ट हियर, बट इफ यू नो दीज पॉइंट्स इट बिकम्स मच इजियर टू राइट, राइट। तो वही क्वेश्चन रिसाइकल होते हैं। I think I've shown you enough। तो अब क्या समझ आया हमें यार। देखो जो करंट अफेयर्स है 2025 में चेंज हो जाएगा ना, तो करंट अफेयर्स तब देखेंगे। अगर मैं कहूं इस टाइम पे दैट आई वुड से 70% ऑफ द पेपर इज स्टैटिक नॉलेज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 30% ऑफ द पेपर इज करंट अफेयर्स। 30% बहुत ज्यादा है, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट तो 30% हम प्रीलिम्स के बाद देख लेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक एंड पीवाईक्यूज, उस पे फोकस करेंगे। ये बात समझ आई। अगर जिसने रिलीजियसली इस बार राइट स्मार्ट किया है, मैं आपको बता रहा हूं अक्रॉस 4 पेपर्स GS4 का राइट स्मार्ट मुदत सर ने लिया है। देयर आर 79 क्वेश्चंस, 20 इन GS1, 20 इन GS2, 20 इन GS3, 19 इन GS4। 79 में से 35 प्लस क्वेश्चंस राइट स्मार्ट से अगर आप करके गए हो, आप एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। क्यों? और ये मेरी कोई इन्वेंशन नहीं है, आई एम नॉट क्लेमिंग एनी क्रेडिट फॉर दिस, दीज आर जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस कोई ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा नहीं रहा था, पीवाईक्यू की टेंशन ले रहे थे सब, बस कर नहीं रहा था कोई। अब कर रहे हैं तो उसका फायदा दिख रहा है।